I welcome you all to your history class. I am Soumya and I am your history expert. हम कर रहे थे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसको आज हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है अबाउट द न्यू सिटीज, यानी कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी न्यू सिटीज एमर्ज हुई। Many of the cities capitals of महाजनपद, यानी कि उस टाइम पे ज्यादातर सिटीज को क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। Virtually all major towns were located along the routes of communication, यानी कि जो ज्यादातर सिटीज थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी, जहाँ पे कम्युनिकेशन रूट्स अच्छे थे। Some such as पाटलिपुत्र were on riverine routes। इसी तरह कम्युनिकेशन के हिसाब से देखते हुए ज्यादातर जो सिटीज थी वो कहाँ पे थी, रिवरीन रूट्स के पास, यानी कि जहाँ पे सी एरिया या फिर रिवर एरिया ज्यादा अच्छा होता था वहां पर होती थी, जैसे कि पाटलिपुत्र। अदर सच एज उज्जैनी, अब जो उज्जैनी सिटी थी वो कहाँ थी, लैंड रूट्स के पास थी। एंड येट अदर सच एज पुहाड़ वर नियर दी कोस्ट, और जो ऐसी एक सिटी हो गई पुहाड़, वो कहाँ थी, कोस्ट के किनारे थी। फ्रॉम वेयर सी रूट्स बिगैन, जहाँ से सी रूट्स की शुरुआत होती थी। तो यानी कि हमने ये देखा कि जनरली ज्यादातर सिटीज ऐसे एरियाज में होती थी जहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होता था। Many cities like Mathura were bustling centers of commercial, cultural and political activity। अब जैसे ज्यादातर सिटीज जैसे मथुरा हो गई, वो क्या थे, बस्लिंग सेंटर्स थे, किसके, पॉलिटिकल, कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होती थी, कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती थी। यानी कि ये सिटीज हब थी, किसकी, क्या थी, इनको क्या बोलते हैं, हब। यानी कि ये सिटीज हब कहलाती थी, किसकी, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। अब अगर हम बात करें ट्रेड की, यानी कि ट्रेड कैसे होता था इन सब कॉन्टिनेंट्स में। फ्रॉम द 6th century BCE लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो लैंड और रिवर रूट्स थे उनका सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव सिस्टम था उनका, एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शंस, यानी कि जो लैंड रूट्स और सी रूट्स का सिस्टम था ये चारों तरफ फैला हुआ था। ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी, यानी कि सेंट्रल एशिया से लेके अरेबियन सी तक, टू द ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका से लेके वेस्ट एशिया तक, और बे ऑफ बंगाल से लेके साउथ एशिया तक और चाइना तक। बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क सिस्टम था, बहुत ही एक्सटेंसिव सिस्टम देखा जाता था। Those who traverse through route included peddlers। अब जो इन रूट्स पे ट्रैवल करते थे उनमें से कुछ लोग कौन थे, पेडलर्स भी होते थे, यानी कि जो बाय फुट ट्रैवल करते थे, जो कि कौन होते थे, यूजुअली मर्चेंट्स who traveled with caravans of bullock carts and pack of animals। यानी कि ये जनरली बुलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी में ट्रैवल करते थे, या फिर किस में ट्रैवल करते थे, कारवान्स में, या फिर पैक ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के झुंड के साथ। Also there were seafarers whose ventures were risky but highly profitable। उनके अलावा सीफेरर्स भी होते थे जिनके जो वेंचर्स होते, मतलब जो इनका काम होता था ये रिस्की तो होता था लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी माना जाता था। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने ये देखा कि ये बहुत ही एक्सटेंसिव सिस्टम था ट्रेडिंग का, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ट्रेड करने, या फिर जो चीजें थी या फिर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था वो भी सी रूट, लैंड रूट, हर रूट के थ्रू किया जाता था। लेकिन इस सबको फैसिलिटेट कौन करता था, मतलब इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम की। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हुआ करता था, कॉइन्स और किंग्स कैसे एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। To some extent, exchanges were facilitated by the introduction of coinage, यानी कि coins यानी कि सिक्के आने के बाद जो exchange का सिस्टम था, गुड्स के लेन देन का सिस्टम था, वो होना शुरू हो गया। पंच मार्क्ड coins made of silver and copper, पंच मार्क coins होते थे, यानी कि अलग अलग जहाँ के भी वो coins होते थे उस जगह की जो निशानी है उन coins पे बनाई जाती थी, और वो coins सिल्वर और कॉपर के बनाए जाते थे। वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड, यानी कि जो सबसे अर्ली कॉइन्स थे जो यूज होने शुरू हुए थे वो सिल्वर और कॉपर के बनाए जाते थे। These have been recovered from excavations at a number of sites, यानी कि ये सिक्के, ये जो कॉइन्स है कहाँ से मिले हैं, जितनी भी एक्सकवेशंस हुई हैं
एक्सकवेशंस मतलब खुदाई हुई है जितनी भी, वहां से ये सिक्के मिले हैं। न्यूमिस्मैटिक्स कौन होते हैं? जो कि नंबर्स को स्टडी करते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स हैव स्टडीड दैट these and other coins to reconstruct possible commercial networks, यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स ने इन कॉइन्स को स्टडी किया है ये जानने के लिए कि उस टाइम का जो कमर्शियल सिस्टम था या ट्रेडिंग सिस्टम था वो किस तरीके का होता होगा। अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई दीज सिंबल्स ऑन पंचमार्क कॉइन्स, उसके अलावा जो इन कॉइन्स पे पंचमार्क हुए हुए थे सिंबल्स, पंचमार्क मतलब जो छपे हुए थे सिंबल्स, उनको पहचानने की भी कोशिश करी गई है। विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, उनसे उनके थ्रू ये जानने की कोशिश करी गई है कि कौन सी स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी के ये कॉइन्स रहे होंगे। इंक्लूडिंग द मौर्य सजेस्ट दैट दीज वर इशूड बाय किंग्स, उसके अलावा जो मौर्यन डायनेस्टी है वहां के भी वहां के भी जो कॉइन्स है वो मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि जरूर ये जो कॉइन्स है इनको किंग्स ही इशू करते होंगे, ये देख के कि उनपे जो मार्क्स हैं या पंच मार्क है वो कौन सी डायनेस्टी के हैं। मूविंग फॉरवर्ड, it is also likely that merchants, bankers and townspeople issued some of these coins. उनके अलावा ये भी पता लगता है कि हो सकता है किंग के अलावा जो मर्चेंट्स होते हैं उस टाइम पे, बैंकर्स होते हैं या टाउन्सपीपल होते हो, वो भी इन कॉइन्स को इशू करते होंगे। The first coins to bear the names and images of rulers were issued by the Indo-Greeks, यानी कि पहले ऐसे कॉइन्स जिन पे जो रूलर्स थे उनके नाम लिखे गए वो किसने इशू किए थे? इंडो ग्रीक्स ने, जो कि जिन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे पा लिया था 2nd सेंचुरी BCE में। उनके अलावा जो कुशाना थे उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स बनाए थे, यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किसकी डायनेस्टी के अंदर थे? कुशाना डायनेस्टी के अंदर। The widespread use of gold coins indicate the enormous value of the transaction that were taking place, यानी कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स बनाए जा रहे थे, ये देख के हमें ये पता लगता है कि जरूर उस टाइम का जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो कितना अच्छा चल रहा होगा, जो ट्रेडिंग सिस्टम होगा वो कितना ज्यादा अच्छा चल रहा होगा कि इतने ज्यादा कॉइन्स प्रोड्यूस करने की जरूरत उस टाइम पर पड़ रही थी। Coins were also issued by tribal republics such as that of युद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। उसके अलावा जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, ट्राइबल लोग थे, वो भी अपने अपने कॉइन्स इशू करते थे, जैसे पंजाब और हरियाणा की ट्राइब्स हो गई। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स, यानी कि जो सबसे अच्छे जो गोल्ड कॉइन्स बने हैं वो किसके रूल के अंदर बने हैं? गुप्ता रूलर्स के अंदर, रूल के अंडर। दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन फ्रॉम व्हिच किंग्स आल्सो बेनिफिटेड, यानी कि ये जो कॉइन्स है इनसे क्या होता था? लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांजैक्शन था वो इजीली हो पाता था, जिनसे किंग्स का बहुत ज्यादा फायदा होता था। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड। डेसिफर्ड मतलब डिकोडेड, यानी कि ये जो भी इंस्क्रिप्शंस या स्क्रिबलिंग्स होती थी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है कहीं कहीं लिखी हुई, अब इन्होंने इसको डिकोड कैसे किया, यानी कि इनकी ये जो भी लैंग्वेज इन पे लिखी हुई थी इनको समझा कैसे। डेसिफरिंग ब्राह्मी, अगर हम सबसे पहले बात करें ब्राह्मी स्क्रिप्ट की, मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डेराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ज्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शंस में पाई गई है, यानी कि अशोका के टाइम पीरियड पे पाई गई है। From the late 18th century, European scholars aided by Indian Pandits worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari manuscripts, comparing their letters with older specimens, यानी कि जो ज्यादातर यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने किनकी हेल्प ली? इंडियन पंडित्स की हेल्प ली, और उन्होंने कौन सी जो स्क्रिप्ट डेसिफर करनी शुरू करी? बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट को उन्होंने डेसिफर करना, डेसिफर यानी कि डिकोड करना शुरू किया। Scholars who studied early inscriptions sometimes assume that these were in Sanskrit. अब जो अर्ली स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इन स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया उनका मानना है कि ये संस्कृत में लिखी गई होंगी। Although the earliest inscriptions were in प्राकृत, यानी कि ज्यादातर जो स्कॉलर्स है वो ये मानते हैं कि ये संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। It was only after decades of painstaking investigation, painstaking मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद, बहुत सारे जो एपिग्राफिस्ट्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, उनके बाद जो जेम्स प्रिंसेप थे उनको ये पता चला कि ये कौन सी स्क्रिप्ट थी? अशोकन ब्राह्मी। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को क्या नेम दिया?
अशोकन ब्रह्मी, जो कि ईयर 1838 में डेसिफर की गई यानी कि डिकोड की गई थी। अब अगर हम बात करें खरोष्ठी स्क्रिप्ट की, खरोष्ठी स्क्रिप्ट को कैसे डिकोड या डेसिफर किया गया। The story of decipherment of खरोष्ठी, the script used in inscriptions in the northwest is different। यानी कि खरोष्ठी का जो डेसिफर होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। Finds of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area have facilitated the matter। यानी कि जो इसका जो डेसिफर होने का, खरोष्ठी स्क्रिप्ट का जो डेसिफर होने का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुआ, इंडो ग्रीक किंग्स के बाद, जब इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में पता लगा, उन्होंने इस लैंग्वेज को ज्यादा यूज किया था। These coins contain the names of kings written in Greek and खरोष्ठी स्क्रिप्ट। यानी कि जो ग्रीक और खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी उनमें इनके किंग्स के नेम्स लिखे गए थे, यानी कि इंडो ग्रीक किंग्स के नेम्स इस स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर्ड द लेटर्स। यानी कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो कि इंडो ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ सकते थे, उन्होंने फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट को भी डिकोड करना शुरू किया। फॉर इंस्टेंस द सिंबल्स ऑफ फॉर अ कुड बी फाइंड इन बोथ स्क्रिप्ट्स फॉर राइटिंग नेम्स सच एज अपोलोडोटस। यानी कि अब जो दोनों स्क्रिप्ट्स में जो एक कॉमन वर्ड था वो हो गया जैसे अ फॉर एग्जाम्पल, तो इसीलिए हमारे जो ये थे आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने जानने की कोशिश करी कि हो सकता है ये नेम कौन सा हो, अपोलोडोटस हो। विथ प्रिंसिप आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्ठी इंस्क्रिप्शंस एज प्राकृत। यानी कि जो प्रिंसिप थे उन्होंने खरोष्ठी लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करी, प्राकृत के थ्रू इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग इनको समझने लगे तो ये लॉन्गर टेक्स्ट को भी धीरे धीरे पढ़ना इनके लिए आसान होता चला गया। अब बात करें कि इसमें लिमिटेशंस यानी कि इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। लिमिटेशंस यानी कि ड्रॉबैक्स क्या क्या थे इन स्क्रिप्ट्स को रीड करने के, या फिर ये जो एविडेंसेस मिल रहे थे इनके क्या क्या लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स होती थी। समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस, कई बार टेक्निकल लिमिटेशंस भी आ जाती थी, जैसे कि लेटर्स आर वेरी फेंटली एनग्रेव्ड। फेंटली एनग्रेव्ड मतलब बहुत धुंधले उसमें लेटर्स एनग्रेव्ड होते थे। तो जो हमारे ये जो स्टडी करते थे, जो आर्कोलॉजिस्ट इनको स्टडी करते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था ये समझना कि ये लिखा क्या है। एंड दस रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन। यानी कि जो वो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन, मतलब वो श्योर नहीं होते थे कि जो वो पढ़ रहे हैं क्या वो 100% ट्रू है या नहीं। Also inscriptions may be damaged or letters missing। इसके अलावा जो inscriptions होती थी, जो scribblings होती थी, कहीं कहीं पर डैमेज होती थी और कुछ letters उनके missing होते थे। Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words। यानी कि जो इनको रीड करते थे वो ये भी श्योर नहीं थे कि जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो इसका मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली सही है या नहीं। Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered। यानी कि अब तक बहुत थाउजेंड्स ऑफ जो क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिस्कवर किया गया है, लेकिन सबको डेसिफर यानी कि समझने की कोशिश, डिकोड करने की कोशिश नहीं की गई या फिर पब्लिश या ट्रांसलेट नहीं किया गया। There is another perhaps more fundamental problem। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम इंक्लूड है वो क्या है, not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscription। यानी कि जरूरी नहीं कि जो भी हमें पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंट लगे, या जो उस टाइम पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा जरूरी होता होगा, जरूरी नहीं कि उनको सब कुछ उन्होंने स्क्रिबल किया होगा या फिर उन सबके इंस्क्रिप्शंस होते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता था। यानी कि ये जो स्कोप था इनका बहुत ज्यादा लिमिटेड था। यानी कि हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनके पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते थे, जितना उनके पास मटेरियल अवेलेबल था वो उसी के बेसिस पे उन चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते थे। Besides, the content of inscriptions almost invariably projects the perspective of persons who commissioned them। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक आता था वो ये आता था कि ये क्या डिपिक्ट करते थे, जिस पर्सन ने उस इंस्क्रिप्शन को लिखा होगा उसके पर्सनल थॉट्स इसमें ज्यादा लिखे जाते थे rather than social thoughts। यानी कि उस पर्सन की अपनी जो थॉट प्रोसेस होता था
उनके बेसिस पे ये लिखी हुई होती थी। ये जो इंस्क्रिप्शन थी एक पर्टिकुलर पर्सन के ही थॉट प्रोसेस पे बेस्ड होती थी। एंड आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने आज की क्लास एंजॉय करी होगी। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री का सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है। हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को लेंथ कैसे देनी है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स जिनके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। उसी के साथ साथ हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।